करा था, थोड़ा बंद कर दो, जहां लास्ट लेक्चर मैंने ऑफ करा था वहीं से करते हैं अपन कंटिन्यू। तो बात हमारी हो रही थी, अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वेब एप्लीकेशन के अंदर टोटल कितने पार्ट्स, कितनी लेयर, कितने फेजेस। तो जवाब है वेब एप्लीकेशन के अंदर फेजेस। पहला एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, दूसरा एप्लीकेशन का बैक एंड, और तीसरा बिल्कुल सही एप्लीकेशन का डेटाबेस वाला पार्ट। फ्रंट एंड में क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, राइट, 6-7 टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, लेकिन 6-7 की जो बेस टेक्नोलॉजीज है वो 3 है। नंबर 1 इज HTML, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जो डील करती है विद, भूल गए, जो डील करती है विद कंटेंट, कंटेंट जो डील करती है विद कंटेंट, कैसा डेटा आएगा वो तय करेगी HTML। दूसरा है CSS, जो तय करती है डेटा कहां और कैसे दिखेगा, राइट, क्या कलर होगा, क्या लोकेशन होगी, क्या फॉन्ट साइज होगी, ये सब डिसाइड करने का काम CSS का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज JS, जो आपकी लैंग्वेज का या आपके कोड का तय करती है बिहेवियर। तो बटन आएगा, ये डिसीजन HTML का है। बटन का क्या कलर, क्या फॉन्ट, क्या पोजीशन होगी, ये डिसीजन CSS का है। बटन क्लिक करने पर क्या होगा, ये डिसाइड करने का काम JS यानी जावास्क्रिप्ट का है। फिर मैंने आपसे कहा था जो बैकएंड वाला पार्ट है उसमें आप यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू बी वेरी स्पेसिफिक कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप अपने प्रोग्राम का या अपने कोड का अप्लाई करेंगे बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में जो टास्क आपको मिला है उसको पूरा करने के लिए जो भी आप लॉजिक लिखें। से फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, उस ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन में कम से कम 2 काम तो होंगे, फंड ट्रांसफर या फंड विड्रॉ। इससे रिलेटेड अगर कोई कोड आप लिखते हैं वो अपने आप में कहलाता है बिजनेस लॉजिक, राइट। फाइनली इन सबको जो डेटा सप्लाई करने का होगा, वो डेटा सप्लाई करने का काम करेगा कोई ना कोई डेटाबेस। हम लोग जो इस कोर्स के अंदर डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ओरेकल। आप चाहें तो ओरेकल की जगह यूज कर सकते हैं MySQL, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉमन बात ये है, ये सारे के सारे एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, विच इज SQL। अभी टेंशन मत लीजिएगा सर SQL, MySQL, ओरेकल, इनमें फर्क है, इनमें फर्क है, इनमें क्या फर्क है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे डिस्कस। अभी के लिए हमारा टोटल फोकस पहली बेसिक टेक्नोलॉजी पे है, जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उसका नाम है HTML। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले HTML से। ये तो लास्ट लेक्चर का क्विक रिवीजन था। सबसे पहला सवाल, व्हाट डज द वर्ड और एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म सभी को पता होगा। HTML स्टैंड्स फॉर, शाबाश, हाइपरटेक्स्ट, बहुत बढ़िया, मार्कअप लैंग्वेज। ये तो हुआ HTML का फुल फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है इसका मतलब क्या है। अब इसमें आपको मतलब सिर्फ 2 का समझना है, बाकी 2 का मतलब आपको पता है। पहले बता देता हूं जिसका मतलब आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टेक्स्ट, तो आप बोलोगे जो भी मुझे एक पेज पे कंटेंट दिखता है, ग्राफिक्स वगैरह को छोड़कर, वो सब अपने आप में टेक्स्ट है। बहुत शॉर्ट में मैं बोलूंगा टेक्स्ट इज नथिंग बट द डेटा जो आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज लैंग्वेज, इन जनरल व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप बोलोगे कम्युनिकेशन मीडियम। 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, 2 कंप्यूटर्स भी आपस में बात करते हैं तो कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लैंग्वेज इज सिंपली अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब जो 2 टेक्निकल वर्ड है जो शायद आप अभी सुन रहे हैं, वो है हाइपर और मार्कअप। इन्हें समझना जरूरी है। व्हाट इज हाइपर आप लिखिए मत, नोट्स में दूंगा, आप पहले सुनो 10 मिनट आराम से। सबसे पहला वर्ड आता है व्हाट इज हाइपर एंड देन व्हाट इज मार्कअप। सबसे पहले हम समझते हैं हाइपर। ये जो हाइपर है, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कन्वर्ट करूं, तो हाइपर वर्ड को वेब डेवलपमेंट की वोकैबुलरी में हम क्लिकेबल भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई टेक्स्ट क्लिकेबल है तो हम मानते हैं वो टेक्स्ट अपने आप में हाइपर टेक्स्ट है। मेरी बात को समझने के लिए 2 मिनट के लिए जरा आप रिकॉल कीजिए, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, या आपने अपना वो टर्म डाला जिस टर्म की आप सर्चिंग कर रहे हैं। लेट्स से आप गूगल पे सर्च करते हैं जावा ट्यूटोरियल, राइट। जब आप यहां लिखेंगे जावा ट्यूटोरियल तो गूगल आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। कभी आपने गौर करा, नोटिस करा, एक पेज में गूगल आमतौर पे आपको 10 रिजल्ट्स दिखाता है, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पे कभी ध्यान दिया है कुछ पेज नंबर्स होते हैं, यस और नो होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये क्या है 1 2 3 4 5, एक आम इंसान के लिए पेज नंबर है।
हम लोगों के लिए ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। तो अगर मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा, अगर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा। तो आप बोलोगे हाँ खुलेगा। अब आप मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट हम कौन से पेज पे होंगे? फटाफट फटाफट बाय डिफॉल्ट जब, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, आप ऐसे समझो। ये अपन ने गूगल ओपन करा, गूगल पे अपन ने सर्च करा जावा ट्यूटोरियल, देखकर आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये हमारे सर्च का रिजल्ट है, तो आप बोलोगे हाँ ये हमारे सर्च का रिजल्ट है। नॉर्मली गूगल एक बार में आपको 10 रिजल्ट शो करने का काम करता है। मेरा सवाल यह है कि मैं इस समय पेज 1 पे हूं, पेज 2 पे जाने के लिए इस 2 पे क्लिक करूंगा मैं? वेरी गुड। माय क्वेश्चन इज, क्या 1 के बाद 2 पे क्लिक करना जरूरी है कि मैं 1 के बाद 4 पे भी जा सकता हूं? जा सकता हूं। 4 के बाद 3 पे आ सकता हूं, 3 के बाद 10 पे जा सकता हूं। इस पूरे मूवमेंट को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी जब इंटरनेट पे आप किसी सीक्वेंस में नहीं, रैंडम ऑर्डर में मूव करते हो, तो हम बोलते हैं आपका मूवमेंट हाइपर टेक्स्ट मूवमेंट है। अगर आपको लग रहा है सर इसका विपरीत, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है लीनियर टेक्स्ट। इमेजिन करिए आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, क्या आप स्टोरी बुक को हाइपर टेक्स्ट वे में पढ़ सकते हैं? हाइपर टेक्स्ट वे में मतलब पहले आपने स्टोरी का पेज नंबर 1 पढ़ा, फिर पेज नंबर 10 पढ़ा, फिर पेज, आप बोलोगे सर पढ़ने की अगर बात है, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा स्टोरी में क्या हो रहा है। स्टोरी ये सीक्वेंस में पढ़ी जाए तो स्टोरी को हम सेंस कर सकते हैं। ये बात प्रोग्रामिंग के लिए भी बोली जा सकती है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की कोई बुक पढ़ रहा हूं, तो मैंने पहले चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 19 पढ़ा, फिर चैप्टर 3 पढ़ा। शायद मुझे उन चैप्टर्स का लिंक समझ में ना आए अगर मैं उस प्रोग्रामिंग की बुक को एक ऑर्डर में ना पढ़ूं। तो जब आप किसी ऑर्डर में टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इट बिकम्स लीनियर टेक्स्ट। लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप नोटिस करिए आप कहीं भी टैप करते हैं तो आप पेज 1 से पहुंच जाएंगे पेज 4 पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेज 4 के आगे के पेजेस आपको दिखेंगे, 4 से आप चले जाएंगे 9 पे, फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे 9 के बाद फिर आप लौट कर आ जाएंगे 3 पे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आम भाषा में तो आप क्लिक कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में ये आप हाइपर टेक्स्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब जो रैंडम ऑर्डर में आपको मूव करने की फैसिलिटी दे, वो अपने आप में कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट। पहला वर्ड क्लियर हुआ? हाइपर टेक्स्ट मतलब अ टेक्स्ट जिसको हम क्लिक कर सके और जिसको क्लिक करने पर हम एक पेज से दूसरे पेज पे रैंडम ऑर्डर में कर सके मूव। अगर रैंडम ना होकर सीक्वेंशियल हो जाए तो फिर हम मानते हैं टेक्स्ट अपने आप में लीनियर टेक्स्ट होगा। आपको पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, कोई प्रोग्रामिंग की बुक पढ़ते हो, तो आप हाइपर मूवमेंट नहीं ले सकते, वो मूवमेंट होना होगा लीनियर टेक्स्ट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब आता है अगला वर्ड जो आपको समझना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? हाइपर टेक्स्ट क्लियर? वॉइस ब्रेक हो रही है? अगर वॉइस क्लियर है तो क्लियर लिखिए प्लीज। क्लियर है? गुड। जिन लोगों का वॉइस ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए बेटा, आप लोग एंड पे इशू होगा। सर हाइपर, एक बार और समझा दीजिए दुर्गेश। हाइपर का मतलब अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे हमें अलग अलग बटन्स या अलग अलग लिंक्स मिलते हैं, उन लिंक्स को क्लिक करके हम वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे नेविगेट करते हैं, तो हम कहते हैं हमारा मूवमेंट हाइपर टेक्स्ट मूवमेंट है। इसका एक और उदाहरण लीजिए आप, अपन एससी लाइव की वेबसाइट पे चलते हैं, यानी शर्मा कंप्यूटर की वेबसाइट पे चलते हैं, sclive.in। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है जो आपके सामने ओपन होगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये होम पेज है। इसको होम पेज भी बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन की भाषा में इसको लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडिंग पेज। जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, जो पहला पेज खुलता है किसी भी वेबसाइट का, वो कहलाता है उसका लैंडिंग पेज। अब आप इस समय एससीए लाइव के लैंडिंग पेज पे, ये भी पूरा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं इस लैंडिंग पेज पे अगर मैं स्क्रॉल करूं, तो स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहां पर लिंक्स मिल रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कोर जावा, पाइथन। मैं पाइथन पे क्लिक करूं तो पाइथन वाला ट्यूटोरियल या पाइथन वाले वीडियोस खुलेंगे? तो आप बोलोगे हाँ खुलेंगे। क्या ये वेबसाइट मुझे बोलेगी नहीं पाइथन से पहले सी प्लस प्लस वाला लिंक पे क्लिक करो या उससे पहले सी पे क्लिक करो? नहीं बोलेगी ना। तो ये अपने आप में हो गया हाइपर टेक्स्ट। जब आप यूजर को अपने वेब पेज पे रैंडम मूवमेंट देते हो, तो ये रैंडम मूवमेंट देने के लिए जो भी आप करते हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो अगर मैंने पाइथन वाले पेज पे क्लिक करा, सीधा मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा ऑन दैट पेज जहां पाइथन से रिलेटेड कंटेंट मेरे को मिलेगा। और पाइथन के बाद वापस लौटकर अगर मैं क्लिक कर दूं मान लीजिए सी प्लस प्लस पे, तो कोई सीक्वेंस नहीं है, आई कैन नाउ विजिट ऑन द पेज विच इज शोइंग डिटेल्स अबाउट सी प्लस प्लस। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन वेब एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। इज दिस क्लियर? दुर्गेश आपका डाउट दूर हुआ, समझ आ गया?
वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। और अगला पार्ट क्या आ रहा है? अगला पार्ट आ रहा है द वर्ड विच इज कॉल्ड एज मार्कअप। ठीक है, आप सबने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करी है, थोड़ी बहुत, आधी अधूरी, पूरी, जो भी है। तो मैं आपसे कुछ सवाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछूंगा। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सी? ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप बोलोगे सर सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन्होंने पढ़ा है आप जानते होंगे, सी हमें इंस्ट्रक्ट करती है प्रोग्राम बनाओ तो छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक कर दो। फंक्शंस का एक दूसरा नाम होता है प्रोसीजर। हर फंक्शन को अपने मेन के अंदर से आप कॉल कर लो। एम आई राइट? यस। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट अबाउट सी प्लस प्लस और जावा, तो आप बोलोगे सर दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हेन आई से दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इनमें जब कोड लिखते हैं वी जनरली मेक यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल ऐसे अगर मैं आपसे पूछूंगा यार व्हाट इज एचटीएमएल, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा एचटीएमएल में लैंग्वेज वर्ड आ रहा है, बट इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कोई पूछेगा तुम कैसे कह सकते हो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एचटीएमएल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपने भी अपनी लाइफ में पढ़ी है, तो आप मानते हो हर लैंग्वेज आपको डेटा टाइप्स ऑफर करती है, हर लैंग्वेज आपको ऑपरेटर्स देती है, हर लैंग्वेज आपको इफ एल्स या कंट्रोल स्टेटमेंट देती है। एचटीएमएल में ऐसा कुछ नहीं होता। ना एचटीएमएल में कोई डेटा टाइप है, ना ऑपरेटर है, ना इफ एल्स है। तो फिर एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है? एचटीएमएल डिजाइनिंग लैंग्वेज है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, अपन बोलते हैं एचटीएमएल अपने आप में एक मार्कअप्स की लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप्स की लैंग्वेज है। अब आपको लगेगा सर ये मार्कअप क्या है? जैसे हम सी में बोलते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस और डेटा होता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड्स लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं। ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा ना यार एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे पूरी एचटीएमएल में मात्र दो चीजें होती हैं। बस ये दो चीजों का आप मास्टर कर लो, आप एचटीएमएल डेवलपर बन जाओगे। क्या क्या है वो दो चीजें? एक कहलाता है अपने आप में टैग। क्या कहलाता है? टैग। और दूसरा अपने आप में कहलाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट बहुत सिंपल है। टेक्स्ट मतलब जो कंटेंट पेज पे दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट। वो टेक्स्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, वो टेक्स्ट कोई फोटो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे बहुत सिंपल बोल सकते हो सर टेक्स्ट मतलब डेटा। मैं बोलूंगा हाँ टेक्स्ट मतलब डेटा। अब ये टेक्स्ट कैसे शो करना है, इसके लिए ब्राउजर को कुछ कमांड्स दिए जाते हैं और उन कमांड्स को आप एचटीएमएल की इंग्लिश में बोलते हो टैग्स। जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ एक कमांड है जो कंपाइलर को बोलता है स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करो, तो आप बोलोगे हाँ। जनरल वर्ड्स में सर आप बोल सकते हो वैसे तो प्रिंटफ एक फंक्शन है, बट इन जनरल हम बोल सकते हैं हाँ प्रिंटफ एक कमांड है जिसको हम हेलो देते हैं तो वो हेलो को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। क्या सी लैंग्वेज जानती है प्रिंटफ को क्या करना है? क्या सी लैंग्वेज को पता है प्रिंटफ का क्या काम है? आप बोलोगे हाँ, सी ने ही तो प्रिंटफ दिया है। तो जैसे सी को प्रिंटफ पता है, सी प्लस प्लस को सी आउट पता है, जावा को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पता है, ऐसे एचटीएमएल को टैग्स पता है। आप जो भी टैग दोगे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप दोगे, ब्राउजर उस टैग को समझकर उस टेक्स्ट को उसके हिसाब से आपके पेज पे शो करेगा। उदाहरण के तौर पे अपन एससीए की वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आपसे बोलूंगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है? आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट है, लेकिन सर ये बोल्ड में आ रहा है और ये बहुत डार्क कलर में आ रहा है। इसको डार्क करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ टैग्स। उन टैग्स को हम लोग बोलते हैं मार्कअप्स। क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। तो आप कोई भी एचटीएमएल पेज खोल के देखना, आपको हर एचटीएमएल पेज के अंदर दो ही चीजें दिखेंगी। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखेगा और एंगुलर ब्रैकेट के बीच में कुछ लिखा हुआ दिखेगा। जो बीच में है वो अपने आप में टेक्स्ट है, जो आजू बाजू आपको एंगुलर ब्रैकेट में दिख रहा है वो अपने आप में टैग्स हैं। इन शॉर्ट दे आर आल्सो कॉल्ड एज मार्कअप्स। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक रियल एचटीएमएल कोड दिखाता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? शर्मा कंप्यूटर एकेडमी। आप बोलेंगे सर अगर आप वेब एप्लीकेशन की वोकैबुलरी में एचटीएमएल की वोकैबुलरी में पूछ रहे हैं तो सर ये शर्मा कंप्यूटर एकेडमी टेक्स्ट है। मैं बोलूंगा ब्राउजर इसको दिखाएगा? आप बोलोगे हाँ दिखाएगा। कैसे? आप बोलोगे जैसा आपने लिखा है वैसा ही दिखाएगा। मैं बोलूंगा मुझे वैसे ही नहीं देखना, मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर एकेडमी बोल्ड में आए। तो फिर आप बोलोगे ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि इसको बोल्ड में दिखाओ। ये करने के लिए हम लोग इसके आगे और पीछे एक टैग अटैच करेंगे। नाम से आप पहचान जाएंगे जिस टैग का नाम होता है बी टैग, वेयर बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। हालांकि बी का मॉडिफाइड वर्जन भी मार्केट में है, हम ज्यादा यूज करते हैं और उसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग।
बट अभी उस पर मत जाइए आप, अभी तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कौन नया है कौन पुराना है वो बाद में पढ़ेंगे, ये पुराना तरीका है और नया तरीका आ गया है स्ट्रॉन्ग। खैर, अब अगर मैं लिखूंगा B/B और मैं आपसे पूछूंगा ये बी दिखेगा, आप बोलोगे नहीं बी नहीं दिखेगा। शर्मा कंप्यूटर अकेडमी दिखेगा, दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा इन बोल्ड। तो किसने ब्राउजर को बोला शर्मा कंप्यूटर अकेडमी को बोल्ड करो, तो आप बोलोगे ये बी टैग ने बोला। हमने बताया नहीं, है ब्राउजर जानता है कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बी के अंदर ऐड करके दोगे तो मैं तुम्हें उस टेक्स्ट को शो करूंगा इन बोल्ड लेटर्स। इसी तरह से मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर अकेडमी के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। अगर मैं चाहता हूं ब्राउजर मुझे इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे दे, तो मैं अपने आप में यहां पे लिखूंगा यू फॉर अंडरलाइन, और ओपनिंग के बाद इसका लगाऊंगा क्लोजिंग। ये भी मत सोचिएगा सर हर एक का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, नहीं, हर एक का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। कुछ ऐसे भी टैग्स आपको मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में जिनका सिर्फ ओपनिंग होगा, और जिन टैग्स का सिर्फ ओपनिंग होता है उनको बोलते हैं सिंगलटन टैग्स। जिनका सिर्फ ओपनिंग होता है उनको बोलते हैं सिंगलटन टैग्स, लेकिन अधिकतर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आपको मिलते हैं। तो जैसे बोल्ड है, अंडरलाइन है, आप बोलूंगे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, तो आप बोलोगे आएगा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, आएगा बोल्ड में, और शर्मा कंप्यूटर अकेडमी के नीचे आएगी एक अंडरलाइन। ये बी और यू दिखेंगे? नहीं, ये नहीं दिखेंगे। ये ब्राउजर को दिए गए कमांड्स हैं जो ब्राउजर को बता रहे हैं कि तुम्हें शर्मा कंप्यूटर अकेडमी को डिस्प्ले करना है, कैसे करना है, बोल्ड में करना है, और उसके नीचे लगानी है अंडरलाइन। तो जैसे जब आप लिखते हो प्रिंटफ हेलो, स्क्रीन पे हेलो दिखता है, प्रिंटफ नहीं दिखता है। बिल्कुल ऐसे जब आप HTML में अपने पेज में टैग्स लगाते हो, आपने ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए टैग यूज करें हैं। इन द आउटपुट विंडो यू डू नॉट गेट टू सी एनी टैग, rather you always get to see the text जो इस टैग के अंदर आपने दे रखा है। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे शर्मा कंप्यूटर अकेडमी टेबुलर फॉर्म में चाहिए, टेक अ गेस। देयर इज अ टैग whose name is table, मैं इसके आगे पीछे लगा दूंगा टेबल टैग, तो मुझे आउटपुट दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ऑफ कोर्स अकेले टेबल से बात नहीं बनेगी, टेबल के अंदर रो कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, बट आप थीम समझो। जब मैं टेबल बोलूंगा तो आउटपुट टेबुलर आएगा, बी बोलूंगा बोल्ड आएगा, यू बोलूंगा अंडरलाइन आएगा। ये क्या है? आम बोलचाल में ये कमांड्स हैं, लेकिन HTML की बोलचाल में ये टैग्स या मार्कअप्स हैं। सो एनी टेक्स्ट विच इज सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट इज मार्कअप, any text which is put inside these angular bracket becomes the text जिसपे इन मार्कअप्स को काम करना है। सो मार्कअप्स हो गए बी और यू, और अंदर का टेक्स्ट हो गया हमारा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। अब आप वापस लौटिए और पढ़िए जरा दोबारा, क्या कुछ आइडिया लगा आपको HTML का फुल फॉर्म आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आइए वापस अब पढ़िए। आप कह रहे थे इट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML हमसे ऐसा टेक्स्ट जनरेट करवाएगी जो ना सिर्फ क्लिकेबल होगा, क्लिकेबल गया हाइपर, लेकिन उस टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए वो हमसे यूज करवाएगी मार्कअप्स। मतलब अगर आपको सी पढ़नी है और सी पे काम करना है तो आप फंक्शन, लूप, इफ एल्स वगैरह वगैरह चीजें पढ़ते हो। आपको C++ या जावा पढ़नी है, आप क्लास, ऑब्जेक्ट, ऊप्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो। आपको HTML पढ़नी है, आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। दो भी नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा एक चीज पढ़नी है, और वो एक चीज है मार्कअप। टेक्स्ट तो आपकी मर्जी का होगा, लेकिन जो मार्कअप है वो पहले से डिफाइंड है। हर काम को करने का एक मार्कअप है, वो मार्कअप पढ़िए, उसको पेज पे लगाइए, और आउटपुट में आपको उस मार्कअप का दिख जाएगा। अच्छा, मैं बार बार ब्राउजर क्यों बोल रहा हूं? मैं बार बार ब्राउजर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे C++ जावा के प्रोग्राम्स को रन ऑपरेटिंग सिस्टम या JVM करता है, ऐसे HTML पेज को रन ब्राउजर करता है। और ब्राउजर में भी कौन? ब्राउजर के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है HTML इंजन या HTML इंटरप्रेटर। तो कौन रन करता है HTML पेज को? कहने को ब्राउजर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ब्राउजर के अंदर बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है HTML इंजन या HTML इंटरप्रेटर। और ब्राउजर में ऐसे कितने सॉफ्टवेयर हैं? ब्राउजर में ऐसे 3 सॉफ्टवेयर हैं, एक HTML इंजन है, एक CSS इंजन है, और तीसरा जावास्क्रिप्ट इंजन है। मतलब दिखने में जो एक छोटा सा ब्राउजर है वो एक्चुअल में पावर हाउस है 3 इंटरप्रेटर्स का, एक HTML का इंटरप्रेटर, एक CSS का इंटरप्रेटर, और एक जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर। सो टू रन एन HTML पेज वी नीड नथिंग एक्सेप्ट अ वेब ब्राउजर। क्लियर? लिखिए फटाफट, डालिए टाइटल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ हाउ टू इंस्टॉल HTML? आपके कंप्यूटर में HTML पहले से है, ओके? HTML इंस्टॉल नहीं होती बेटा, HTML के कोड को आप यूज करते हैं अपने पेज में, और आउटपुट में आपको सीधे उसका इफेक्ट दिख जाता है। ओके अश्विन सर, अंडरलाइन के क्लोजिंग में 2 यू लग गया है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रहेगा, एक ओपनिंग रहेगा और एक रहेगा क्लोजिंग। आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, सिंगल, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, टाइपिंग में जल्दी जल्दी में हो गया, वो एक्चुअल में ऐसा है।
लाइक दिस, और अगर गड़बड़ हो जाए तो एरर, ब्राउजर कुछ बोलता नहीं है, ठीक, मम्मी की तरह गुस्सा आ जाता है और बोलना बंद कर देता है। जब आपके पेज में कुछ भी गड़बड़ी है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, आउटपुट में कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो आप समझ जाना समथिंग और अदर इज रॉन्ग। का एक्चुअल कोड लिखेंगे अगले लेक्चर में, तब हम यूज करेंगे एक बहुत ही स्मार्ट कोड एडिटर, आप सबने उसका नाम सुना है, विच इज VS कोड। वो वही आपको कोड लिखते लिखते बता देगा कि आपने ये टैग गलत यूज करा है, इस टैग यूज नहीं करना है। ब्राउजर की तरफ से कोई एरर मैसेज नहीं आता, ब्राउजर में या तो पेज का आउटपुट आता है और या नहीं आता है। लिखिए, टाइटल डालिए HTML, लिखिए सबसे पहला वर्ड 1 2 3 4 करके लिखिएगा। नंबर 1, HTML stands for hypertext markup language. HTML stands for hypertext markup language. Point number 1, hypertext markup language. Point number 2, it is the backbone of web development. It is the backbone of web development. ऐसा क्यों? क्योंकि वेब डेवलपमेंट में हम जो भी कोड लिखते हैं उसको हैंडल करता है ब्राउजर, और ब्राउजर को एक ही भाषा समझ में आती है, एंड दैट इज HTML. तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, दिस इज बिकॉज every website or web application always renders, render मतलब डिस्प्ले, इंग्लिश है डिस्प्ले करना, always renders its output to the end user. end user वो है जो आपकी साइट विजिट कर रहा है, कस्टमर, क्लाइंट, to the end user with the help of क्या, फेसबुक एक्सेस करनी है, इंस्टाग्राम एक्सेस करनी है, जीमेल एक्सेस करनी है, तो क्या चाहिए? मोबाइल हटा दीजिए, मोबाइल ऐप नहीं, तो चाहिए, हाँ, इंटरनेट चाहिए और एक ब्राउजर चाहिए। किसी भी HTML या वेबसाइट को चलाने के लिए, वेब एप्लीकेशन को देखने के लिए भी रिक्वायर जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, जैसे कि एज। आपको अलग से डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स। दैट इज द ओनली थिंग जो एक एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को चलाकर देखने के लिए चाहिए। तो आप कोर जावा के प्रोग्राम्स के आउटपुट कहां देखते हो? तो आप बोलोगे फिलहाल कंसोल पे। जब GUI पढ़ेंगे तो उसके आउटपुट आने लगेंगे ऑन डेस्कटॉप। बिल्कुल ऐसे जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो जो आउटपुट्स आएंगे वो आएंगे ऑन द ब्राउजर, एंड ब्राउजर अंडरस्टैंड्स नथिंग एक्सेप्ट HTML, राइट? तो क्या लिखी लास्ट लाइन? टू द एंड यूजर थ्रू अ वेब ब्राउजर। मैं लिखता जाता हूं, आप लोग का कुछ मिस ना हो जाए। थ्रू अ वेब ब्राउजर, बस ये लिख लीजिए, फिर पॉइंट नंबर 4 से लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। एंड द ब्राउजर only understands HTML. And the browser only understands HTML. वैसे 2 से 3 लैंग्वेज समझ में आती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, बट हम अभी बोल रहे हैं HTML. पॉइंट नंबर 4, ब्राउजर के अंदर कौन है जो HTML वाले आउटपुट को या HTML के कोड के रिजल्ट को डिस्प्ले करने का जिम्मेदार है? HTML का इंटरप्रेटर। तो मतलब जावा के कोड्स को चलाने वाला JVM, C++ के कोड्स को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML के कोड को चलाने वाला इंटरप्रेटर, जो हर ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद है, राइट? तो पॉइंट नंबर 4 लिखिए, विद इन द ब्राउजर there is browser, sorry, spelling mistake, there is a special software, okay, there is a special software called as HTML engine or HTML interpreter. HTML engine or HTML interpreter
फॉर फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब डिस्प्ले करना, फॉर रेंडरिंग और डिस्प्लेइंग द कोड्स आउटपुट, द कोड्स आउटपुट। कौन सा कोड? HTML कोड। वेरी गुड। अब इस लाइन का भी मतलब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। लेखा हटाऊं? जैसा मैंने आपसे कहा, ये कौन? हाँ, ब्राउजर के अंदर ये कौन? तो आप बोलोगे SC Live की वेबसाइट। क्या लगता है आपको, सर्वर ने ये पूरा टेक्स्ट ऐसे ही भेजा है जैसे आपको दिख रहा है? नहीं। सर्वर ने बटन बना के भेजा है? नहीं, सर्वर ने बटन बना के नहीं भेजा है, बटन का टैग भेजा है। उस टैग की जगह आपको बटन दिखाना, दैट इज अ जॉब ऑफ HTML इंटरप्रेटर। और आप सब जानते होंगे किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड में जो HTML कोड चल रहा है उसे देखा जा सकता है। हाँ, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके जाइए व्यू पेज सोर्स। अब आप अंदर देखिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, खूब सारे नजर आएंगे टैग्स, और हर टैग के अंदर खूब सारा नजर आएगा टेक्स्ट, और कुछ है ही नहीं इस पेज के अंदर। तो अगर आप नोटिस करें C++ प्रोग्रामिंग, ये टेक्स्ट है। हाँ जी, ये टेक्स्ट है, और ये टैग के अंदर आया है जिसका नाम H1 है। आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, H1 होता है हेडिंग टैग, जो आपके फॉन्ट को बड़ा कर देता है और उसका डार्कनेस बोल्ड कर देता है। बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर में जो फॉन्ट साइज होती है वो 16 पिक्सल की होती है, लेकिन आप अगर मेरे वेबसाइट पे देख रहे हो तो C++ प्रोग्रामिंग 16 से बड़ी साइज का आ रहा है। किसने बोला ब्राउजर को इसकी साइज बड़ी कर दो? वो जवाब दिया ब्राउजर को H1 ने। मैंने लिखा H1 टैग और ब्राउजर ने H1 के हिसाब से मुझे दिखा दिया C++ प्रोग्रामिंग। तो क्या ब्राउजर जानता है H1 से कैसे डील करना है? हाँ, जानता है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बस बोलोगे H1 C++ प्रोग्रामिंग, तो वो H1 का इफेक्ट C++ प्रोग्रामिंग दिखाकर फॉन्ट बढ़ा देगा और डार्क बोल्ड कर देगा। क्लियर? ये मैं समझा रहा था रेंडर, और ये रेंडरिंग एग्जैक्टली स्पीकिंग कौन कर रहा है? तो बोलने को ब्राउजर, टेक्निकली ब्राउजर के अंदर बैठा हुआ HTML इंजन या HTML इंटरप्रेटर। तो मतलब HTML कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, नहीं, HTML इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसमें कोई कंपाइलर नहीं है, और टेक्निकली बोले तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये सिर्फ एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है। फाइन, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी HTML की हिस्ट्री के बारे में। पॉइंट नंबर 5, HTML कब बनाई, किसने बनाई? तो HTML was basically developed by Tim Berners-Lee। टिम बर्नर्स-ली, ये HTML के फादर। जैसे C किसने बनाई? डेनिस रिची। C डबल प्लस किसने बनाई? ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। जावा के डेवलपर कौन? जावा के डेवलपर जेम्स गॉसलिंग। ऐसे HTML को डिजाइन जिन्होंने करा उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। कब बनाई? इन द ईयर 1990-1991। 1990 और 1991 के अंदर HTML को करा गया था डिजाइन। बहुत सारे ऑप्शन है हर्ष। हर्ष का क्वेश्चन है VS कोड की जगह कोई और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप VS कोड की जगह यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स, आप VS कोड की जगह यूज कर सकते हैं एटम, सबलाइन टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट VS कोड सबसे लाइट वेट है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो VS कोड आपको देता है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे VS कोड। ओके हर्ष, चलूं आगे। गुड। सो ये HTML का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, HTML was designed for sharing web pages in America's defense lab। मतलब HTML बनाते वक्त कभी नहीं सोचा गया था कि HTML को आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इनिशियली HTML सिर्फ अमेरिका की डिफेंस लैब में यूज होने के लिए बनी थी। जैसे आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी है? अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा पाइथन कभी उस काम के लिए बनी थी जिस काम के लिए वो आज यूज होती है। आज पाइथन का यूज डेटा साइंस में है, AI में है, ML में है। और जब पाइथन को 1991 में गीडो वैन रॉसम ने बनाया था तो उन्होंने अपने मैथमेटिक्स सेंटर में रिसर्च के लिए पाइथन लैंग्वेज को यूज करा था, क्योंकि इन लोगों को C बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उस जमाने में सी एक पॉपुलर लैंग्वेज होती थी जिसमें लोग मैथ्स कर सकते थे, लेकिन सी में सबको बड़ी परेशानी होती थी। 100 लाइनों का कोड लिखो, एक सेमीकोलन भूल जाओ तो कोड देने लगता है एरर, ओपनिंग ब्रेस लगाओ क्लोजिंग भूल जाओ तो आने लगती है एरर। तो मिस्टर गिडो वैन रॉसम ने कभी नहीं सोचा था कि पाइथन तो एआई। आज की डेट में पाइथन का कुछ और रोल है, ओरिजिनली पाइथन का रोल मैथ्स रिसर्च सेंटर में यूज होने के लिए था। ऐसे एचटीएमएल ओरिजिनली बनी थी अमेरिका की डिफेंस लैब के लिए, बाद में एचटीएमएल को कर दिया गया कमर्शियल, और एचटीएमएल को हैंडओवर किसको कर दिया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया गया जिसका नाम है W3C। क्या नाम है? W3C। जैसे मैं आपसे पूछूं जावा कौन बनाता है, तो आप बोलोगे ओरेकल बनाती है। कौन है? तो आप बोलोगे सर एक कंपनी है। अगर पाइथन जानते हो तो पाइथन कोई कंपनी नहीं बनाती, पाइथन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है PSF। अगर आप C++ पढ़ चुके हो तो C++ को भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है ISO। बिल्कुल ऐसे HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा टैग क्या करेगा, कौन से टैग का क्या इफेक्ट होगा, ये बनाने की एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है W3C। W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इसी W3C के डायरेक्टर हैं। तो HTML के स्टैंडर्ड बनाने का काम W3C का है, लेकिन HTML के इंटरप्रेटर्स बनाने का काम ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज का है। तो क्रोम गूगल ने बनाया है जी, तो गूगल ने क्रोम के अंदर एक HTML इंजन बनाया है। फायरफॉक्स मोजिला ने बनाया है जी, तो फायरफॉक्स के अंदर मोजिला वालों ने एक HTML इंजन बनाया है। तो टैग्स कितने होंगे, कहां से आएंगे, कौन सा टैग क्या करेगा, ये डिसीजन W3C का। लेकिन कैसे वो पेज पे रेंडर होगा, वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, वो करने का काम ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज का। ये वही है जो आप जावा में ऊप्स और जावा के रिलेशन समझते हो। ऊप्स इज कॉन्सेप्ट, जावा इज इंप्लीमेंटेशन। सेम थिंग इज हियर, W3C निकालती है स्टैंडर्ड्स, उसके इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं ये लोग, जो लोग बनाते हैं ब्राउजर। W3C का कोई ब्राउजर नहीं है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं HTML के, राइट। तो HTML बनी थी अमेरिका की डिफेंस लैब के लिए। later on it was submitted to W3C for commercial use, where W3C stands for World Wide Web Consortium, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। पॉइंट नंबर 7, ठीक है। और ये कब हुआ? ये 1994 में हुआ। 1991 में बनी, 1994 में W3C वालों को ये लैंग्वेज हैंड ओवर कर दी गई। ठीक, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 8 रिगार्डिंग HTML, its most popular version was HTML 4.1, exactly बोलूं तो 01, which was launched in the year 1999 and is 100% compatible। समझाता हूं मैं आपको इसका मतलब, with every browser, 100% compatible with every browser। Point number 9, in 2014 HTML5 was launched, and as of now the current latest version of HTML is HTML 5.3, launched on 28th January 2021। नहीं थे ब्राउजर ही 90s के बाद आया। मोजैक दुनिया के पहले ब्राउजर का नाम था, मोजैक, वही 90s के एरा में आया है। उससे पहले इंटरनेट भी नहीं था, वेब पेजेस भी नहीं थे, और अगर था भी तो वो लोकल एरिया नेटवर्क था, वैसा इंटरनेट था जैसा आप देख रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 100% कंपैटिबल का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बहुत जूझना है आपको इस कॉन्सेप्ट से एज एन HTML प्रोग्रामर और डेवलपर।
ठीक, HTML का 4.01 मैंने बोला है हर ब्राउजर के साथ 100% कंपैटिबल है। पहले तो मुझे बताइए, W3C और ब्राउजर ये अलग अलग लोग हैं? ब्राउजर बनाने वाले लोग अलग हैं, W3C वाले लोग अलग हैं। तो W3C वाले क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और ब्राउजर वाले बनाते हैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, है ना। अब ये जो W3C वाले हैं, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स यानी टैग्स बनाते हैं, हर ब्राउजर हर टैग को 100% सपोर्ट करता था HTML4 तक। HTML5 जब मार्केट में आई तो जबरदस्त ब्राउजर वॉर शुरू हो गया। माइक्रोसॉफ्ट की एक टीम बन गई, मोजिला की एक टीम बन गई, क्रोम की एक टीम बन गई, और ये अपनी अपनी मर्जी से HTML5 के टैग्स को सपोर्ट करने लग गए। तो आज की डेट में लेटेस्ट जो HTML5 है वो HTML5.3 है। लेकिन आपको जानकर सरप्राइज होगा, हर ब्राउजर HTML5 को 100% सपोर्ट नहीं करता है। कुछ ब्राउजर कुछ टैग को करते हैं और कुछ ब्राउजर कुछ टैग को नहीं करते हैं। हम पढ़ेंगे जरूर HTML5, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं कई बार आपको ये बोलूंगा, ये वाला टैग क्रोम में चलेगा, ये वाला टैग क्रोम में नहीं चलेगा, ये वाला टैग फायरफॉक्स में चलेगा। इसका मतलब एक वेबसाइट डिजाइन करते वक्त एज अ प्रोग्रामर हमें यह देखना पड़ता है कि हम वो टैग्स यूज करें जो एटलीस्ट दुनिया के 3 मेजर ब्राउजर पे चल रहे हो, और वो है फायरफॉक्स, क्रोम एंड एज। फायरफॉक्स, क्रोम एंड एज। अब अगर आपको लगेगा सर मुझे कैसे मालूम चलेगा, HTML में तो हजारों टैग होंगे, तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए दुनिया में एक वेबसाइट बनाई गई है। उस वेबसाइट का नाम है HTML5test.com। क्या नाम है? HTML5test.com। आप अपने ब्राउजर से इस वेबसाइट को खोलिए। कौन सा ब्राउजर है मेरे पास इस समय? क्रोम। देखिए क्रोम को कितने नंबर मिल रहे हैं। HTML5 में 555 पॉइंट्स में से क्रोम को मिल रहे हैं 476 पॉइंट। स्क्रॉल करिए नीचे तो आपको यह भी बताया जाएगा कौन कौन से टैग्स हैं जिन्हें क्रोम सपोर्ट करता है, कौन कौन से टैग्स हैं जिन्हें वो नहीं करता है। जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं सपोर्टेड है, जिनके आगे टिक लगा हुआ है वो सपोर्टेड है। ठीक है, अब मैं इसी वेबसाइट को विजिट करता हूं विद अनदर पॉपुलर ब्राउजर एंड नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं मोजिला मिल जाए। दिख रहा है फायरफॉक्स से? हाँ ये रहा है। अब फायरफॉक्स पे चलते हैं। फायरफॉक्स भी लीडर है मार्केट का। इनफैक्ट दुनिया का पहला ब्राउजर इसी कंपनी ने बनाया था जिन्होंने आज आपको फायरफॉक्स बना के दिया है। मोज़ैक जिसका नाम था, जावास्क्रिप्ट इन्हीं की देन है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की जो बर्थ हुई थी वो इसी कंपनी में हुई थी। ये उस जमाने में मोजिला नहीं थी, ये उस जमाने में जानी जाती थी नेटस्केप के नाम से। आज की तारीख में एक कंपनी कहलाती है मोजिला। आज इसके ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स है। उस जमाने में जब जावास्क्रिप्ट बनी थी 90s में, इसके ब्राउजर का नाम हुआ करता था नेविगेटर, और इसका जो पहला ब्राउजर था उसका नाम था मोज़ैक। जैसे हम ये बोलते हैं ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फोरट्रैन, ऐसे हम बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब ब्राउजर इज मोज़ैक, राइट। अब आप इस वेबसाइट को फायरफॉक्स में खोलिए, HTML5test.com, एंड लेट अस सी फायरफॉक्स को कितने नंबर मिलते हैं। एक नंबर कम, 467। अब आपको लगेगा सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा। मैं गूगल ओपन कर रहा हूं, ये मेरा गूगल का होम पेज है। कैन यू प्लीज टेल मी इससे क्या होगा? आप बोलोगे सर इससे स्पीच रिकॉग्निशन होगा, आप वॉइस बेस्ड इनपुट दे सकते हैं। अगर मैं इस माइक को ऑन करके कुछ बोलूं तो ये पर्टिकुलर गूगल क्रोम ब्राउजर मेरे लिए इस वॉइस के बेसिस पर जो मैंने बोला है उसका रिजल्ट शो करेगा, है ना। इतनी बड़ी कंपनी गूगल, है ना। अब आप इसी पेज को फायरफॉक्स पे खोलिए एंड प्लीज हैव अ लुक। क्या यहां वो माइक आ रहा है? कहां गया? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि फायरफॉक्स की तरफ से सपोर्टेड नहीं है स्पीच रिकॉग्निशन। कैसे पता? ऐसे पता कि आप चलिए इस वेबसाइट पे जिस पे आप अभी अभी थे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, यहां कहीं स्पीच रिकॉग्निशन दिखेगा आपको, ऑडियो के आसपास कहीं दिखेगा, दिख रहा है आपको क्रॉस। इसलिए गूगल का खुद का होम पेज फायरफॉक्स पे अलग दिख रहा है और क्रोम पे अलग दिख रहा है। अब आप यही चीज क्रोम पे चेक कीजिए, राइट। क्रोम पे अपन ने HTML5 टेस्ट को ओपन करा एंड प्लीज हैव अ लुक। क्या यहां स्पीच रिकॉग्निशन के सामने टिक है? इसका मतलब हमने अगर HTML के अंदर कोई टैग यूज करा जो ऑडियो टैग की तरह काम करेगा, तो हो सकता है क्रोम पे वो टैग फुल्ली फंक्शनल हो, फायरफॉक्स पे वो टैग पार्शियली फंक्शनल हो। ये दिक्कत जाती है HTML। आपने कभी जावा में ऐसा सुना? कभी नहीं सुना कि जावा में कोई फीचर जावा का एक कंपाइलर सपोर्ट करे और दूसरा ना करे।
वर्जन चेंज हो जाए तो बात अलग है। जावा 17 में कुछ ऐसा आया होगा जो जावा 8 में नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि जावा 8 के दो कंपाइलर और दोनों में अलग अलग फीचर्स हों। लेकिन एचटीएमएल के साथ है, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाती है कोई और ब्राउजर बनाते हैं कोई और। स्टैंडर्ड बनाने वाले W3C हैं और ब्राउजर बनाने वाले क्रोम, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट है। आप एज खोलोगे, एज में भी आपको ऐसे ही कुछ मार्क्स मिलेंगे और एज में भी कुछ टैग्स चलेंगे और कुछ टैग्स नहीं चलेंगे। तो एज अ डेवलपर आपको दो काम करने हैं। नंबर वन, वो टैग यूज करने हैं जो मैक्सिमम ब्राउजर सपोर्ट करें। और जब आप एचटीएमएल में कोई वेब पेज बनाते हो, इससे पहले कि आप उसे लाइव करो, आप अपने वेब पेज को एटलीस्ट इन तीनों ब्राउजर पे चला के देखते हो कि कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वो क्रोम यूज करेगा या फायरफॉक्स यूज करेगा या यूज करेगा वो एज। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कब से आना स्टार्ट हुई? HTML 5 से। अगर यही कोर्स HTML 4 का होता तो आपने नोटिस करा मैंने एक लाइन लिखी है, HTML 4 में 100% कंपैटिबल है सारे टैग्स विद एवरी ब्राउजर। लेकिन अगर हम HTML 4 यूज करने लग गए तो हम चले जाएंगे 22-23 साल पीछे। HTML 4 1999 का स्टैंडर्ड है और आज का स्टैंडर्ड 2021 का HTML 5 है। तो हम पढ़ेंगे 5, मैं आपको बताऊंगा ये 4 का टैग है, ये 5 का टैग है। ऐसा नहीं है कि 4 के टैग खत्म हो गए हैं, 4 के टैग भी 5 में है, बट 5 ने 4 के कुछ टैग्स के इंप्रूव्ड वर्जन दिए हैं। जैसे आपने सुना होगा आज के लेक्चर में बार बार बोल रहा था बोल्ड के लिए बी टैग है, लेकिन HTML 5 लेकर आई है स्ट्रॉन्ग नाम का टैग। तो बी टैग भी चलता है, स्ट्रॉन्ग भी चलता है। रिकमेंडेशन ये है कि आप बी की जगह यूज करें स्ट्रॉन्ग टैग। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? ऐसा कभी नहीं सुना होगा अपन ने जावा में, बट ऐसा रोज सुनेंगे आप HTML में कि ये टैग इस ब्राउजर पे चला और उस ब्राउजर पे नहीं चला। ऑल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने का काम W3C का, लेकिन ब्राउजर बनाने का काम या इंटरप्रेटर बनाने का काम दूसरी कंपनीज का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगला जरूरी पॉइंट। ये बताइए सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? फटाफट जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। है? लेकिन HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब छोटा बी बड़ा बी एंगुलर ब्रैकेट में एक ही मतलब रखता है। लेकिन सलाह दी जाती है कि जब आप टैग्स यूज करें तो कोशिश करें टैग्स को आप हमेशा लोअर केस में दें। तो HTML के बारे में पॉइंट नंबर 10 लिखिए। अनलाइक जावा और सी, अनलाइक जावा और सी, अनलाइक मतलब जावा और सी के विपरीत, अनलाइक जावा और सी, कॉमा HTML is a non-case sensitive language, non-case sensitive language that is B and B have altogether same meaning, altogether same meaning। चाहे आप कैपिटल बी लिखें चाहे आप स्मॉल बी लिखें, आपके टैग का मतलब बिल्कुल सेम है। बट रिकमेंडेशन इज टू यूज लोअर केस टैग्स। रिकमेंडेशन इज टू यूज लोअर केस टैग्स। क्लियर? H528 सपोर्ट करता है। वेरी गुड राज, बिल्कुल सही चेक करा होगा आपने। और बाकी चीजें वर्जन पे भी डिपेंड करेंगी। एज का कोई वर्जन 528 करता होगा, कोई वर्जन उसके अलावा कुछ मार्क्स लाता होगा। क्लियर? चले आगे। आखिरी बात, नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। सी की पेरेंट लैंग्वेज कौन थी? सी की पेरेंट लैंग्वेज बी थी। सी की पेरेंट लैंग्वेज बी थी। सी बी को इनहेरिट करके बनाई गई है। पाइथन इनहेरिट करके बनाई गई है एबीसी नाम की लैंग्वेज को। सी डबल प्लस इनहेरिट करके बनाई गई है सी लैंग्वेज को। ऐसा अगर कोई आपसे पूछता है HTML की भी कोई पेरेंट लैंग्वेज थी IBM, नाम सुना है? IBM कंपनी की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है SGML। SGML ये HTML की पेरेंट लैंग्वेज है। सो HTML इज inherited from a language developed by IBM called SGML. Full form is Standardized Generalized Markup Language। SGML का फुल फॉर्म Standardized Generalized Markup Language।
ठीक, लास्ट पॉइंट, जावा में जब आप प्रोग्राम सेव करते हैं तो कुछ खास एक्सटेंशन चाहिए, नहीं तो कोड कंपाइल नहीं होता। हाँ, जावा के हर प्रोग्राम को एक्सटेंशन चाहिए डॉट जावा, सी के हर प्रोग्राम को एक्सटेंशन चाहिए डॉट सी, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन डॉट सीपीपी, पाइथन का डॉट पीवाई। इसी तरह से एचटीएमएल पेज जब आप बनाएंगे और ब्राउजर को देंगे रन करने के लिए, तो उसे एक्सटेंशन चाहिए या तो HTML और या HTM, दो ही एक्सटेंशन अलाउड है, HTML या HTM। सो एन HTML पेज, राइट, इसको पेज भी बोलते हैं, इसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। जब आप HTML में कोड लिखते हो तो जो आप बनाते हो लैंग्वेजेस में आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड। HTML में हम लोग बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट और HTML पेज। और अच्छे से एक और वर्ड सुनिएगा, आप C++ जावा पढ़ते हो या उसमें कोडिंग करते हो तो आप क्या हो, प्रोग्रामर। आप HTML में कोड लिखते हो तो आपको प्रोग्रामर नहीं बुलाते, आपको बुलाते हैं ऑथर। HTML क्योंकि लैंग्वेज है ही नहीं, इसलिए इसके लिए प्रोग्रामर वर्ड नहीं यूज होता, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑथर। तो आप ये भी कहते हुए लोगों को सुनेंगे HTML author and HTML document. So HTML author is the person who is writing the HTML page and is called as HTML document. So an HTML page or document must compulsorily have .html or .htm extension. Otherwise, browser will not, क्या बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, रेंडर। अदरवाइज ब्राउजर विल नॉट रेंडर इट। अगर एक्सटेंशन डॉट HTML या HTML नहीं होगा तो ब्राउजर आपके वेब पेज की रेंडरिंग नहीं करेगा। जी, थोड़ा जोर से, HTML कैसे चलाते हैं, क्लियर हुआ? रेंडर मतलब डिस्प्ले करना चांदनी, रेंडर मतलब पेज का आउटपुट लाना या पेज का आउटपुट डिस्प्ले करना। क्लियर हो गया? ठीक, अब अगला टाइटल डालिए, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, याद दिलाइएगा मुझे। और टाइटल डालिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज। किसी भी HTML पेज का बेसिक डिजाइन, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज। यहां से करेंगे अपन स्टार्ट। सो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम? जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे ऊपर इंपोर्ट, फिर उसके बाद क्लास, क्लास के अंदर फिर मेथड्स। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम? हेडर फाइल, फिर फंक्शन, फिर मेन। ऐसा ही स्ट्रक्चर है। यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर आपका 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करके आऊं, होपफुली फ्राइडे है, फिर भी मैं कंफर्म कर दूं। एक और बात, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, जावा ऑनलाइन होगी क्या? जावा ऑनलाइन नहीं होगी, जावा ऑफलाइन ही चलेगी। ठीक है, इंद्रपुरी वाले इंद्रपुरी में पढ़ेंगे, मानसरोवर वाले मानसरोवर में पढ़ेंगे जावा को ऑफलाइन। ऑनलाइन सिर्फ फ्रंट एंड है, राइट, फ्रंट एंड वाला पार्ट बस आपका ऑनलाइन है। उसमें भी मानसरोवर वाले यहां आकर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। हम लोग जावा को ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, जावा ऑफलाइन ही चलेगी। ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए, मैं कंफर्म कर दूं। फ्राइडे सेम टाइम, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास 14 अप्रैल
राइट, टाइम सेम 8:15 PM, टॉपिक HTML का प्रैक्टिकल। ठीक, आईडी इंस्टॉलेशन और HTML का पहला प्रैक्टिकल। आइए फ्राइडे लेते हैं इससे आगे।